पाकिस्तान के लिए दौरे ऑस्ट्रेलिया पे ड्राउना ख्वाब, मुसलसल पांचवा व्हाइट वॉश, ब्रिस्बेन के बाद एडिलेड टेस्ट का किस्सा भी चौथे रोज तमाम। दोनों टेस्ट मैचेस में इनिंग्स की शिकस्त मुकद्दर बनी। मेजबान टीम के 589 रन मेहमान टीम 2 बारियां लेकर भी ना बना पाई। पहली इनिंग्स में 302 और दूसरी में 239 रन पर ढेर हो गई। अजहर अली का तीनों शोबों में नाकामी का एतराफ, कहते हैं उम्मीदों पर पूरा ना उतर पाए। दौरे ऑस्ट्रेलिया के लिए मुंतखब टीम की कारकर्दगी डोमेस्टिक से भी बदतर। अजहर अली कप्तानी के बोझ तले दब गए। 4 इनिंग्स में सिर्फ 62 रन बनाए। इमामुल हक टेस्ट में अपनी सिलेक्शन दुरुस्त साबित कर सके। शान मसूद, हारिस सुहेल और इफ्तिखार अहमद भी टीम पर बोझ ही बने। बाउलिंग अटैक भी ठुस। तजुर्बाकार मोहम्मद अब्बास और यासिर शाह नाकाम। मिसबाउल हक के ट्रम्प कार्ड मोहम्मद मूसा और नसीम शाह भी कुछ न बिगाड़ पाए। ऑस्ट्रेलिया में आ जाते हैं, मतलब कभी जीते ही नहीं और फिर इस बार भी आ गए ना यार, अच्छा नहीं है ना। वो क्रिकेटर्स इतने बेकार रखे हुए, कोई अच्छे रखे। ये असल में प्रेशर को जो है बहुत ज़्यादा ले लेते हैं। मेरे ख्याल में तो ये होना चाहिए, इनके साथ एक साइकेट्रिक टीम के साथ होना चाहिए जो इनको जो है इनकरेज करे। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि किस बेसिस पे वो सिलेक्ट हो रहे हैं। क्या आया कि किसी के रेफरेंस से आ रहे हैं या आई डोंट नो, वो क्यों उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पा रहे। प्रेशर ले लेते होंगे डेफिनेटली। प्रेशर नहीं लेना चाहिए, गेम को गेम समझना चाहिए और उसी अंदाज में खेलना चाहिए। अफसोस इस बात का होता है खेल ही नहीं पाते, पता नहीं क्या होता है इनको। पाकिस्तानी टीम के बदतरीन कारकर्दगी पर शायकीन क्रिकेट फट पड़े। होम ग्राउंड के बाद बैरून मुल्क भी नाकामियां। चीफ सेलेक्टर मिसबाउल हक की कारकर्दगी पर सवालात उठने लगे। तवील अरसे बाद पाकिस्तानी अटैक की इतनी बुरी परफॉर्मेंस देखी। रिकी पॉन्टिंग का रद्द-ए-अमल। साबिक कौमी क्रिकेटर्स और सोशल मीडिया शायकीन भी प्लेयर्स के साथ चीफ सेलेक्टर और इंतजामिया को कड़ी तनकीद का निशाना बनाने लगे। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत मुआशी टीम का इजलास। मुल्क की मुआशी सूरत हाल पर तफसीली गौर। ज़राए के मुताबिक इजलास में नए मुआशी अहदाफ से मुतालिक भी मुशावरत की गई। उधर FBR के तमाम प्लान नाकाम। महसूलाती शॉर्टफॉल 300 अरब रुपए तक पहुँच गया। साल जुलाई ta नवंबर टारगेट 2117 अरब रुपए था। FBR 1817 अरब रुपए ही जमा करा सका। स्पीकर कौमी असम्बली और चेयरमैन सेनेट की अहम बैठक। चीफ इलेक्शन कमीशनर और अरकान की तकर्री पर गौर। वजीर आजम और अपोजिशन लीडर के तजवीज़ करदा नाम पार्लिमानी कमेटी को इरसाल कर दिए गए। असद कैसर कहते हैं मामला बातचीत के जरिए हल कर लेंगे, डेडलॉक जल्द खत्म हो जाएगा। आर्मी एक्ट में तरामीम के लिए हुकूमत की सियासी जमातों से राब्ते। हुकूमत ने 3 वुज़रा पर मुश्तमिल कमेटी कायम कर दी। परवेज खटक, असद उमर और शाह महमूद कुरैशी अपोजिशन जमातों से राब्ते करके इत्तफाक़ राय पैदा करने की कोशिश करेंगे। कमेटी तमाम मुलाकातों पर वज़ीर आज़म को भी एतमाद मिलेगी। पंजाब में नई सियासी हलचल, तब्दीलियों का आगाज हो गया। फयाजुल हसन चौहान को दोबारा वजीर इत्तलात बना दिया गया। सूबाई वजीर सनत मियां असलम इकबाल ने इत्तलात के इजाफी चार्ज रखने से माजरत कर ली थी। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की कोलंबो में श्रीलंकन सदर और हम मनसब से मुलाकातें। बाहमी ताल्लुकात, तजारत और अवामी राब्ते बढ़ाने पर इत्तफाक। शाह महमूद कुरैशी ने सदर ममलिकत की जानिब से श्रीलंकन सदर को दौरे पाकिस्तान की दावत भी दी। सिंध रोशन प्रोग्राम में मुबैना करप्शन। कायम अली शाह की 9 दिसंबर तक अबूरी जमानत मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का कायम अली शाह को 5 लाख की जमानत की मचल के जमा कराने का हुक्म। अदालत ने नैब को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। स्टूडेंट्स यूनियन पर किसी सूरत पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। फवाद चौधरी का जामियात में तलबा यूनियन की मुकम्मल सपोर्ट का ऐलान। कहते हैं पाबंदी के खिलाफ एहतजाज तलबा का हक था। हुकूमत मुकदमात खत्म करे। वफाकी वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी माइक्रोसॉफ्ट ने इमेजिन कप 2020 का इफ्तिताह कर दिया। इमरान फारूक कत्ल केस में अहम पेशरफ्त। बरतानवी गवाह ने क्राइम सीन की CCTV फुटेज, नक्शा और आले कत्ल इस्लामाबाद की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में पेश कर दिया। लंदन अकेडमी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज में मुलजिम के दाखिले और बैंक अकाउंट्स का रिकॉर्ड भी अदालत में जमा करा दिया गया।
چیف انویسٹیگیشن آفیسر کا کہنا تھا عمران فاروق کیس کی تفتیش کا نام آپریشن اسٹار رکھا گیا تھا۔ نقیب اللہ محسود کے والد محمد خان انتقال کر گئے۔ خاندانی ذرائع کے مطابق محمد خان کینسر میں مبتلا تھے اور پنڈی میں زیر علاج تھے۔ پاکستان میری ٹائم سیکیورٹی ایجنسی کے زیر اہتمام باراکوڈا مشقیں شروع۔ 3 روز تک جاری رہنے والی مشقوں میں 11 دوست ممالک کے مندوبین بھی شریک۔ سمندر میں تیل کی رساؤ کو روکنے، ناگہانی آفت اور حادثات سے نمٹنے اور بحری قزاقوں سے بچاؤ کا عملی مظاہرہ ہوگا۔ ابھی آپ کو بتائیں کہ موڈیز نے پاکستان کا آؤٹ لک منفی سے مستحکم کر دیا ہے۔ موڈیز نے پاکستان کا ریٹنگ آؤٹ لک B3 برقرار رکھا ہے۔ موڈیز کے مطابق معاشی اشاریوں میں بہتری کے سبب ریٹنگ آؤٹ لک B3 پر برقرار رکھا گیا ہے۔ موڈیز نے پاکستان کا آؤٹ لک منفی سے مستحکم کر دیا ہے۔ موڈیز نے پاکستان کا ریٹنگ آؤٹ لک B3 برقرار رکھا ہے۔ موڈیز کے مطابق معاشی اشاریوں میں بہتری کے سبب ریٹنگ آؤٹ لک B3 پر برقرار رکھا گیا ہے۔ مزید خبریں ایک بریک کے بعد۔ آپ دیکھتے رہیے 92 نیوز UK۔ بلیک برن میں عام انتخابات میں پاکستانی نژاد آزاد امیدوار رضوان علی شاہ کی ٹیکسی کمپنی کے مالکان سے ملاقاتیں۔ رضوان علی شاہ نے ٹیکسی ڈرائیورز کو درپیش مشکلات حل کرنے کی یقین دہانی کرائی ہے۔ تنویر نقوی کی یہ رپورٹ دیکھیے۔ بلیک برن میں UK پرائیویٹ ہائر بلیک برن کے مالک سلامت حسین بھٹی کی طرف سے آزاد امیدوار رضوان علی شاہ کے اعزاز میں جلسے کا اہتمام کیا گیا، جس میں سینکڑوں ٹیکسی ڈرائیورز شریک ہوئے۔ رضوان علی شاہ کا کہنا تھا کہ ٹیکسی ڈرائیورز انتہائی محنتی لوگ ہیں، پولیس اور کونسل کو ان کا تحفظ یقینی بنانا چاہیے۔ ہماری کمیونٹی ہے ٹیکسی ڈرائیور جو کہ ایک ہارڈ ورک کر کے یہاں پیسے کماتے ہیں اور کمیونٹی کو سروس پرووائڈ کرتے ہیں، لیکن ان کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے وہ اچھا نہیں ہے اور اس پہ آواز بھی کوئی نہیں اٹھائی جاتی ہے۔ اس کے بعد رضوان علی شاہ نے ٹیکسی فرمز کا دورہ کیا اور مالکان سے ملاقاتیں کر کے ان کے مسائل سنے۔ مالکان کا کہنا تھا کہ شہر میں ایک ہی MOT سینٹر ہونے سے ٹیکسی ڈرائیور کو شدید مسائل کا سامنا ہے۔ تمام ٹیکسی ڈرائیورز نے رضوان علی شاہ کی قیادت پر اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ وہ 12 دسمبر کو ضرور کامیاب ہوں گے۔ پولیس گردی کی بھیڑ چڑھنے والے سابق کونسلر کو تاحال انصاف نہ مل سکا۔ اہل علاقہ احتجاج کرتے سڑکوں پر نکل آئے۔ سابق کونسلر کا تمام خاندان بھی برطانیہ سے پاکستان آ چکا ہے اور انصاف نہ ملنے پر مایوسی کا شکار ہے۔ تفصیلات وقار بابر کی اس رپورٹ میں دیکھیے۔ گردی کی بھیڑ چڑھنے والے سابق کونسلر کو تاحال انصاف نہ مل سکا۔ اہل علاقہ احتجاج کرتے سڑکوں پر نکل آئے۔ مظاہرین کا کہنا ہے کہ جب تک انصاف نہیں ملے گا احتجاج جاری رہے گا۔ سابق کونسلر کا تمام خاندان بھی برطانیہ سے پاکستان آ چکا ہے اور انصاف نہ ملنے پر مایوسی کا شکار ہے۔ وہ لوگ جن کو ہم نے اپنا محافظ سمجھا ہوا تھا، وہ لوگ جنہیں ہماری حفاظت کرنی تھی، وہ ہمیں قتل و غارت سڑکوں پہ کر کے الٹا ہم پہ پرچہ دیں۔ میری معلومات کے مطابق رات کو 12 بجے DSP صاحب تحصیل کلر سعیدہ کے تھانہ میں موجود تھے۔ پہلا پرچہ جو بدنیتی پر مبنی دیا گیا وہ DSP صاحب کی موجودگی میں اور ان کی باہمی مشاورت سے دیا گیا۔ لہٰذا ہم سب لوگوں کا مطالبہ ہے کہ DSP صاحب کے خلاف صرف معطلی نہیں، سخت ترین انکوائری کی جائے اور انکوائری کے بعد اگر وہ اس جرم میں مرتکب پائے گئے کہ انہوں نے قاتلوں کو بچانے کی کوشش کی ہے تو ان کو معاونت کا پرچہ دے کر ان کی نوکری ڈسمس کی جائے۔ Today is one of those days again. I come here to get justice for my nephew Wahid Amjad. We want the only person who can give us justice is Sharia Hanafi, the Home Minister. These people are the puppets. These have been told he was cold-blooded murdered, and we want justice for Wahid Amjad. We want Sharia Hanafi or Imran Khan. Your party is made for insaf. We want insaf now and today, not tomorrow, today. We've just come from the UK with all our family. There's about 20 of us. All we want is like our brother Wahid Amjad. He's been brutally murdered. He was a law-abiding citizen. Now
there's so many failings that basically it's unacceptable that the police are there to protect us, but they've murdered an innocent person. Now we want justice. वहीद को कत्ल किया गया, हमें उसका इंसाफ चाहिए। वो हर गरीब का हमदर्द था, तो इस गरीब अमीर उसके लिए सब बराबर थे। तहसील कलर सईदा में कोई ऐसा आदमी नहीं है कि जो वहीद को नहीं जानता। वहीद हर गरीब की मदद करता था। जो ये पुलिस गर्दी हुई है उसके नतीजे में पहले दिन से ही पुलिस अपने पेटी बंद भाई को बचाने के चक्कर में गलत FIR दी गई, पोस्टमार्टम अपनी मर्जी का कराया गया। तो इस सिलसिले में आज तमाम लोग मजबूर होकर दोबारा घरों से निकले हैं। एक इंतहाई अर्दली अजीज़ शख्सियत थी जिसे टारगेट का अपना पुलिस मुकाबला बनाने की कोशिश की गई और बिला वजह जिसे इस दुनिया से रुखसत कर दिया गया है। इस चीज़ को लोगों ने इतना महसूस किया है कि लोगों का इदारे से भी एतमाद उठ रहा है और ये हमारी जो फ़ज़ा है इंतहाई सोगवार है। लोगों के जज्बात गम गुस्से से सीना भरा हुआ है और हमारा इस प्लेटफार्म से आला हुकाम से यही मुतालबा है कि लोग चाहते हैं कि DSP को फ़ौरन मुअत्तल किया जाए और तफ्तीश मुकम्मल करके जो मुल्ज़मान हैं उन्हें काफ़िले किरदार तक पहुँचाया जाए। मैं इसकी पुरजोर मजम्मत करता हूँ। रजमंद ताजरों की तरफ से ये भी ऐलान करता हूँ कि अगर इनके साथ इंसाफ न हुआ तो हम पूरा कल्लर शहर ब्लॉक कर देंगे और पूरी तमाम ताजर बरादरी इनके साथ मुतफिक है। अहले इलाका का मुतालबा है कि वहीद अमजद के कातलों को फौरी गिरफ्तार किया जाए और शिफाफ इंक्वायरी करवाई जाए। उन्होंने DSP मलक तारिक महमूद की फौरी बरतरफी का मुतालबा भी किया है। ख़वातीन पर घरेलू तशद्दुद और ज़हनी तनाव के हवाले से हज़रत बाहू ट्रस्ट सेंटर में सेमिनार का इनाकाद किया गया, जिसमें लॉर्ड मेयर्स ऑफ बर्मिंघम, पुलिस हुकाम, सिविल सोसाइटी के नुमाइंदे और पाकिस्तानी कम्युनिटी ने भरपूर शिरकत की। हज़रत बाहू सेंटर में एक सेमिनार मुनक़िद हुआ जिसमें लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौका पर ख़ुसूसी डॉक्यूमेंट्री भी दिखाई गई। तकरीब में लॉर्ड मेयर ऑफ बर्मिंघम, मकामी पुलिस ऑफिसर्स, सोशल वेलफेयर के नुमाइंदगान और साबिक MPs ने भरपूर शिरकत की। मुकर्रिरीन ने कहा, ख़ातीन मुआशरे को परवान चढ़ाने में अहम किरदार अदा करती हैं, लेकिन घरेलू मौके पर लॉर्ड मेयर ऑफ बर्मिंघम चौधरी अजीम, साबिक MP खालिद महमूद, पीर फयाज और हसन कादरी, सलमा याकूब, मोहम्मद अब्दुल्ला और दीगर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि सेमिनार का मकसद बरतानिया में घरेलू तशद्दुद और जराइम के बढ़ते हुए वाक़यात से नौजवानों को आगाह करना था, ताकि उनको बताया जा सके कि इन मुश्किलात से कैसे बचा जा सकता है। In our community that was very very important and most of people doesn't know all these facts and figures, so I think what they have arranged today, I think that's very very useful for the future of this area as well and for the community. So today is the launch of 2 faith-inspired videos by the Bahu Trust, which has been funded by the local Community Safety Partnership. And the videos are designed to be shared across communities to encourage conversation. I hope and I pray that it develops confidence within our youngsters to speak up, and also within our women to speak up when they do experience domestic violence at home. यहाँ जितने भी कम्युनिटी में लोग हैं उन्हें सोच के बात चलनी चाहिए कि अगर रहना है तो अवश्य सूर से इकट्ठे होकर रहें। इस वक्त अभी भी जहाँ तक मर्द विक्टिम्स हैं उनके लिए बहुत मुश्किल है कि वो शर्म के मारे वो काफ़ी आगे नहीं आते हैं कोई मदद लेने के लिए। तो इससे ये जो मैसेज है, जो भी विक्टिम हो, मर्द हो या औरत हो, उनको ये मालूम होना चाहिए कि यहाँ सर्विसेज है, उनके लिए मदद है। बच्चे आजकल इतनी ख़तरनाक किस्म की चीज़ें, नाइफ्स और मशेटीज़ लेकर आ रहे हैं। पेरेंट्स को थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए और उनको इस चीज़ पे नज़रसानी करनी चाहिए कि ये चीज़ें उनके पास आखिर आ कहाँ से रही हैं। We as a masjid have decided that it's our responsibility to address these 2 issues of knife crime and domestic abuse. Just attended the launch of Bahu Trust about violence within the community, and I'd like to say that I think it went pretty amazing. Neil Kirkpatrick, the Hall Green constituency manager. I'm sort of, the event that we've just had here is absolutely fantastic, and the support that the Bahu Trust have given us in sort of, tackling issues of violence and domestic violence in the community. हम बता सके कम्युनिटी में कि ये वायलेंट क्राइम्स दोनों जो हैं, नाइफ क्राइम और डोमेस्टिक वायलेंस और अब्यूज़ जो है, ये वायलेंट क्राइम्स के कैटेगरी में फॉल इनटू करते हैं, और इसका इम्पैक्ट जो है वो हमारी कम्युनिटी पे बेतहाशा मुज़र गुजरता है। हमारे नबी पाक ने सबसे जो शानदार तरीका बताया वो ये था कि जब भी एक दूसरे से मिलो तो मुस्करा के मिलो, जब भी एक दूसरे से मिलो तो एक दूसरे को सलामती की दुआ देकर मिलो, और जब भी किसी को मजबूर देखो, माजूर देखो, उसका हाथ पकड़ो, उसका साथ दो।
रहनुमाओं ने मजीद कहा कि कम्युनिटी में बढ़ते हुए जराइम को रोकने के लिए खातून को उनके जायज़ हकूक से आगाही देना होगी। डोमेस्टिक वायलेंस और नाइफ क्राइम के जो क्राइम यहाँ बढ़ते जा रहे हैं, नौजवानों को अवेयरनेस के लिए जहाँ सरकारी सतह पर काम हो रहा है वहाँ निजी सतह पर भी मकामी चैरिटीज़ इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं। आबिद काज़मी, 92 न्यूज़, बर्मिंघम। ब्रिस्टल के हज़रत बिलाल सेंटर में रूह परवर महफिल मिलाद का एहतमाम किया गया, जिसमें आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इसी पर देखिए तनवीर बुखारी की रिपोर्ट। महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। ब्रिस्टल के हज़रत बिलाल सेंटर में जश्न मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुनासबत से रूह परवर महफिल का एहतमाम किया गया। महफिल में मेज़बानी के फ़राइज़ इमाम हाफिज़ मोहम्मद शकील ने अदा किए। मुफनात ख्वां सैयद कमर मुस्तफ़ा हैदरी और मोहम्मद दाऊद कासमी ने खूबसूरत अंदाज में सरवर कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हदिया अकीदत पेश किया। ने अपने खिताब में सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रोशनी डाली। उनका कहना था कि रब्बुल जलाल ने अपने महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर कायनात पे बहुत बड़ा एहसान फरमाया। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खातमुल अंबिया वल मुरसलीन के खिताब से नवाजा गया। आज इस दौर का तकाजा है कि हम अपनी नस्ल को मादी के साफ्तों से बचाकर सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ माइल करें। Don't leave the Quran to be the beauty of the shelves. Make the Quran the beauty of our hearts. Make our hearts illuminate with the nur and the love of the Quran. रूहानी महफिल में आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद सलाम भी निछावर करते रहे। कोने कोने में कश्मीरियों के हक में आवाज बुलंद करना अपना फर्ज समझते हैं। कतलान आजादी पसंद जमातों के प्लेटफॉर्म से मुंतखब पहले पाकिस्तानी निजात काउंसलर तारिक महमूद ने न सिर्फ मकामी आबादी को कश्मीर की ताज़ा सूरत हाल से आगाह किया, बल्कि उनसे मदद की दरखास्त और आलमी बरादरी के ज़मीर को झंझोड़ने के लिए अपना किरदार अदा करने का मुतालबा भी कर डाला। जो एक पाकिस्तानी इलेक्ट होके कश्मीर और पाकिस्तान का मुकदमा पेश कर सकता है, वो दफ्तर के लोग या सिर्फ हमारे अपॉइंटेड सफारतकार जो कि मैं हूँ, उनसे भी बढ़ के होता है। तो मैं आपका तहे दिल से तारिक साहब शुक्रगुजार हूँ कि आप आए, राजा सोनी साहब का और नामदार साहब का, क्योंकि इन्होंने ग्रास रूट्स पे स्पेन में और यूनिवर्सिटियों में जाके उन मजलूम कश्मीरियों का केस उठाया है। अपने काम को छोड़ के हम कोई ना कुछ इधर मसला हल करेंगे कि जो कश्मीर के लिए की बेहतरी के लिए हो। तो ये मेरे जो भाई आए हैं, इतने दूर से आए हैं, तो उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज इन्होंने अपने काम छोड़कर, अपनी रेस्ट छोड़कर तो इधर आए हैं और कश्मीर की आवाज़ सुनाई है इन लोगों को। कश्मीर के हवाले से ये तसलसल है उस तारीख का जो हमने बार्सिलोना में पिछले 15 साल से शुरू की हुई है, और अल्लाह से ये उम्मीद करते हैं कि आज जो पैगाम हमने इन स्पानिश और कतलान लोगों को पहुंचाया है, इससे इस तारीख को और तक़वियत मिलेगी। जिनकी हमायत के बाद ये तवक्को भी की जा रही है कि जल्द कतलान पार्लियामेंट में कश्मीरियों की आवाज़ करारदाद की शक्ल में गूंजेगी। इंसानियत का दर्द रखने वाले कौंसल जनरल ऑफ पाकिस्तान अली इमरान चौधरी भी खास तौर पर तकरीब में शरीक हुए, जिन्होंने पाकिस्तानी काउंसलर तारिक महमूद को जहाँ खराज तहसीन पेश किया, वहीं मकामी आबादी को साथ मिलाकर इस जद्दोजहद को आगे बढ़ाने को दुरुस्त समत में पेशरफ्त करार दिया। उन्होंने कश्मीरी क़यादत राजा नामदार इकबाल और राजा मुख्तार सोनी की काविशों को भी सराहा, जो कश्मीरियों के दर्द को समझते हुए मुस्तकिल बुनियादों पर एहतजाज और तकरीबात का सिलसिला जारी रखे हुए हैं। कैमरा टीम के साथ शाहिद अहमद शाहिद, 92 न्यूज़, जिरोना, स्पेन। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फ्रांस के रहनुमा चौधरी रजी के ज़ेर एहतमाम पीपल्स पार्टी के यौम तासीस की मुनासबत से तकरीब का एहतमाम किया गया। शुरका का कहना था कि जल्द ही पाकिस्तान भर में एक बार फिर पीपल्स पार्टी का बोलबाला होगा। राजा हबीब की ये रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फ्रांस के रहनुमा चौधरी रजी की जानिब से पेरिस के नवाही इलाके लाकॉर्ने में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के यौम तासीस की मुनासबत से तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें पीपल्स पार्टी फ्रांस के ओहदेदारों और कारकुनान शरीक हुए। शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो का एक ही मंशूर था
اسلام ہمارا مذہب ہے، جمہوریت ہماری سیاست ہے اور سوشلزم ہماری مشیت ہے۔ کوئی پارٹی بتا دے کہ جن کی بیٹی نے، جن کے بیٹوں نے اس اپنی پارٹی کے لیے جان نذرانہ دیا ہو، وہ صرف اور صرف پاکستان پیپل پارٹی ہے۔ میزبان تقریب رضی حسن مرزا عتیق، پیپلز پارٹی خواتین ونگ کی صدر روحی بانو اور کفایت نقوی نے کہا کہ بلاول بھٹو کی قیادت میں پیپلز پارٹی کی عوامی مقبولیت میں اضافہ ہونا شروع ہو چکا ہے اور جلد مشکل دور سے نکل جائیں گے۔ آج پیرس فرانس میں یوم تاسیس منائی گئی اور اس کے ساتھ ہی ہم اپنی قیادت کو یہ یقین دہانی کرتے ہیں کہ پارٹی کے اوپر جتنی بھی مشکلات ہوں، پیپلز پارٹی کے جالے انشاءاللہ ہمیشہ پارٹی کے ساتھ ہیں۔ پارٹی واحد وہ جماعت ہے کہ جس نے عوام کو سیاسی شعور بخشا، جنہوں نے ملک کو ایٹمی طاقت دی، اور اس کے ساتھ جو یہ وہ پارٹی ہے جو مظلوم طبقے کی اس نے اس کی صدا کو بلند کیا۔ گمراہی نہیں، انشاءاللہ عزیز پورے پاکستان میں پھر پاکستان پیپلز پارٹی کا بول بالا ہوگا۔ صرف فرانس نہیں بلکہ پورے یورپ میں پاکستان پیپلز پارٹی کا یوم تاسیس منایا جا رہا ہے، اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی صرف پاکستان میں نہیں بلکہ تمام یورپ میں پاپولر جماعت ہے۔ پیپلز پارٹی فرانس کے جیالوں نے اس موقع پر پاکستان پیپلز پارٹی یورپ کے صدر ڈاکٹر ارشاد کمبو اور پیپلز پارٹی فرانس چیپٹر کے صدر چودھری رزاق ڈھل کی قیادت پر اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے سیاسی جدوجہد جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ کیا۔ جب تک سورج چاند رہے گا، بھٹو تیرا نام رہے گا، پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد، پیپلز پارٹی زندہ باد۔ کیمرہ مین بابر مغل کے ہمراہ راجہ حبیب، 92 نیوز، پیرس۔ پاک بحریہ کا جہاز PNS عالمگیر خیر سگالی کا جذبہ لیے جدہ پہنچ گیا ہے، جہاں جہاز کمانڈنگ آفیسر کیپٹن محمد اکرم نے سعودی بحریہ کے افسران، کونسل جنرلوں، سفارتکاروں اور پاکستانی کمیونٹی کے نمائندوں کے اعزاز میں جہاز کے ڈیک پر عشائیہ دیا۔ جدہ سے عدیل ریاض کی اس رپورٹ میں دیکھیے۔ پاک بحریہ کا جہاز PNS عالمگیر خیر سگالی کا جذبہ لیے جدہ پہنچ گیا، جہاں جہاز کمانڈنگ آفیسر کیپٹن محمد اکرم نے سعودی بحریہ کے افسران، کونسل جنرلز، سفارتکاروں اور پاکستانی کمیونٹی کے نمائندوں کے اعزاز میں جہاز کے ڈیک پر عشائیہ دیا۔ عشائیہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کمانڈنگ آفیسر محمد اکرم نے سعودی حکومت کی بہترین مہمان نوازی اور عمرہ کی سعادت دینے پر شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے کہا رائل سعودی نیوی اور پاکستان نیوی کے درمیان پیشہ ورانہ تعلقات بہت قریبی ہیں۔ Violations by Indian Army. India has enforced curfew in the region since August 2019, thereby depriving Kashmiri people of their basic right of self-determination. اس موقع پر مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم پر ایک مختصر دستاویزی فلم بھی دکھائی گئی۔ پاکستانی کونسل جنرل خالد مجید نے کہا پاکستان اور سعودی عرب کے مابین دو طرفہ برادرانہ تعلقات ہیں جو کہ دفاع، تجارت اور سرمایہ کاری سمیت تمام شعبوں میں بڑھ رہے ہیں۔ People of Jammu and Kashmir, and reiterate and reassure our Kashmiri brethren, the government and the people of Pakistan wholehearted continued moral, diplomatic and political support till the fulfillment of their just struggle for right to self-determination. بعد ازاں کونسل جنرل کے ہمراہ سعودی اور پاکستانی بحریہ کے افسران نے پاک سعودی دوستی کا کیک بھی کاٹا۔ PNS عالمگیر کے عملے نے جدہ میں فائر فائٹنگ ٹریننگ اسکول میں تربیت بھی حاصل کی، جبکہ PNS عالمگیر بحیرہ روم میں ترکش بحریہ کے ساتھ مشترکہ پیٹرولنگ میں شرکت کے بعد پاکستان واپس روانہ ہو گیا ہے۔ عدیل ریاض، 92 نیوز، جدہ۔ سعودی عرب میں پہلی بار میڈیا ایوارڈ اور ورکشاپ کا آغاز ہو گیا ہے۔ 2 روزہ ایونٹ میں پاکستان سمیت 32 ممالک کے 1000 سے زیادہ صحافی شرکت کر رہے ہیں۔ اسی پر دیکھیں عدیل ریاض کی رپورٹ۔ سعودی عرب میں پہلی بار میڈیا ایوارڈ اور ورکشاپ کا آغاز ہو گیا ہے، جس کا مقصد میڈیا سرمایہ کاری، اشتہاری محصول اور میڈیا کے میدان سے وابستہ دیگر امور اور اس سے درپیش چیلنجز کا بھی جائزہ لینا ہے۔ ایونٹ میں پاکستان سمیت 32 ممالک کے 1000 سے زائد صحافی شرکت کر رہے ہیں۔ ورکشاپ میں 50 سے زائد سیشنز رکھے گئے ہیں، جن کے ذریعے میڈیا انڈسٹری کے اپنے تمام آڈیو ویژن، پرنٹ اور ڈیجیٹل شکلوں پر تبادلہ خیال کیا جائے گا، جبکہ بڑھتی ہوئی تکنیکی ترقی اور سوشل میڈیا کے پھیلاؤ کی روشنی میں میڈیا کے مقامی اور بین الاقوامی تجربات اور چیلنجز کا جائزہ بھی لیا جائے گا۔ فورم کے مقررین میں وزراء، عہدیداران اور میڈیا کے فیصلہ ساز شامل ہیں، جن میں شہزادہ عبدالعزیز بن ترک الفیصل، جنرل اتھارٹی برائے کھیل برائے تجارت، وزیر تجارت اور سرمایہ کاری ڈاکٹر ماجد القصابی، وزیر خزانہ مسٹر محمد الجادان، وزیر اطلاعات مسٹر ترک الشبانہ، جنرل اتھارٹی برائے انٹرٹینمنٹ کے چیئرمین مسٹر ترکی الشیخ اور مسلم ورلڈ لیگ کے سیکرٹری جنرل شیخ ڈاکٹر محمد علیسہ شامل ہیں۔
मज़ीद खबरें एक ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके। नेपाल में जारी साउथ एशियन गेम्स में पाकिस्तान ने वॉलीबॉल इवेंट के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है, जहां गोल्ड मेडल के लिए 3 दिसंबर को उसका मुकाबला रिवायती हरीफ भारत से होगा। मालदीव और श्रीलंका के खिलाफ दोनों ग्रुप मैचेस जीतने के बाद सेमीफाइनल में पाकिस्तान ने बांग्लादेश को 3 सेट से शिकस्त दी। पाकिस्तान ने पहला सेट 25-15, दूसरा 25-21 और तीसरा 26-24 के फर्क से जीता। गोल्ड मेडल के लिए पाकिस्तान का रिवायती हरीफ भारत से मुकाबला 3 दिसंबर को होगा। भारत ने सेमीफाइनल में श्रीलंका को 3-1 से शिकस्त दी थी, ताहम बाज खेलों के मुकाबले पहले ही शुरू हो गए थे। खटमंडू में 13वें साउथ एशियन गेम्स का 1 दिसंबर से 10 दिसंबर तक जारी रहेंगे, जिसमें 7 ममालिक के 2000 से ज्यादा एथलीट्स शरीक होंगे। वादी कुमराट में बर्फबारी का सिलसिला थमा तो मुल्क भर से सयाहों ने मौसम से लुत्फानंदोज होने के लिए वादी का रुख कर लिया। दीरबाला से दाऊद वर्दिक की ये रिपोर्ट देखिए। दीरबाला की वादी कुमराट दुनिया के किसी भी खूबसूरत सियाहती मकाम से कम नहीं। बर्फबारी से तो इस वादी का हुस्न मजीद निखर जाता है। गुज़िश्ता चंद रोज की बर्फबारी के बाद न सिर्फ पहाड़ों बल्कि वादी के मैदानी इलाके ने भी बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली है। कई इंच बर्फ और शदीद सर्द मौसम का मजा लेने मुल्क के दीगर शहरों से सयाहों ने कुमराट का रुख कर लिया है। सयाह दिन भर बर्फ पर हल्ला गुला करते ठंडे मौसम से लुत्फ अंदोज होते हैं। रात के वक्त सर्दी का मुकाबला करने के लिए आग के गिर जमा होकर खूब एंजॉय करते हैं। दाऊद वर्दिक, 92 न्यूज़, दीरबाला। बर्फ की शहजादी एल्सा का दूसरे हफ्ते भी अमेरिकी बॉक्स ऑफिस पर कब्जा बरकरार है। एडवेंचर से भरपूर एनिमेटेड फिल्म फ्रोजन 2 ने मजीद 8 करोड़ 50 लाख डॉलर कमा लिए। और इसके साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके।